अगर आपको इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे। दूसरे दिन सुजाता जी सुबह ही स्नान कर तुलसी को दीपक दिखा रही थी। उनके पति राजशेखर वहीं बैठे अखबार पढ़ रहे थे। सुजाता जी को उनको आवाज देकर कहा, सुजाता जरा चाय बनाना जल्दी से, आज मुझे जल्दी कॉलेज जाना है। मेरे रिटायरमेंट के लिए कुछ जरूरी डिस्कशन करने के। अच्छा जी, अभी आती हूँ, सुजाता जी वहीं से बोली और जल्दी से किचन में चली गई। 2 कपों में चाय लेकर वहां डाइनिंग टेबल पर आई। वहां राजशेखर जी बैठे हुए अखबार पढ़ रहे थे। चाय का कप उनकी तरफ बढ़ाते हुए सुजाता जी ने कहा, जरा मुझे भी दिखाइए अखबार। हाँ हाँ, लो अपना फेवरेट पेज ये लो। राजशेखर जी ने अखबार के 2 पेज जिसमें मैट्रिमोनियल और राशिफल रहता था उसे सुजाता जी की तरफ बढ़ाया और कहा, आराम से अपना और गुड्डी का राशिफल पढ़ लेना और मैट्रिमोनियल से लड़का भी, पर पहले मेरे लिए भरपेट नाश्ता का प्रबंध करो, आज मुझे देर हो जाएगी कॉलेज में। हाँ, सुजाता जी ने नजरें मैट्रिमोनियल के पेज पे जम गई थी। भगवान, चाय तो पी लो, ठंडी हो रही है। राजशेखर जी ने मुस्कुराने लगे। सुजाता जी ने अपनी नजरें उठाई। कतार आंखों से अपने पति की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा, कितने सारे अच्छे लड़के भरे पड़े हैं, लेकिन मेरी चांद सी सुंदर बेटी के लिए कोई भी नहीं। अरे सुजाता, अब इनमें लड़का मत ढूंढो, गुडी के लिए तलाकशुदा लड़कों वाले कॉलम में देखना होगा। राजशेखर जी थोड़ा झलाते हुए बोले। अपने पति की यह बात सुनकर सुजाता जी की आंखें भर आई और वो रो पड़ी। ईश्वर के पास मेरी बेटी को देने के लिए कुछ भी नहीं, बस घुटन और सिसकियां। अच्छा चलो, अब मैं नहाने जा रहा हूँ, राजशेखर जी ने बात बदलते हुए कहा। वह 2 मिनट के लिए रुके और सुजाता जी से कहा, देखो भाग्य, देखो भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता, इसीलिए हर बात पर भाग्य को दोष देना ठीक नहीं। हाँ जी, आप ठीक ही कहते हैं। एक उदास भरी सांस छोड़ते हुए सुजाता जी बोली और रसोई के लिए उठ खड़ी हुई। अस्पताल में मानसी अपने केबिन में बैठी हुई थी। वो रात की बातों को आकलन ही कर रही थी। अचानक कुछ उसने सोचा, फिर वो अपनी कुर्सी से उठकर अपने स्टाफ रूम में लगे अपने सेल्फ खोलकर कुछ खोजने लगी। एक छोटे से डिब्बे में अर्चित के खरीदी हुई वही स्टील की अंगूठी जो उसके और अविनाश के प्रथम प्यार की गवाह थी, अब तक वहीं पड़ी मुंह चिढ़ा रही थी। न जाने कब से वो अस्पताल के किसी कोने में पड़ी थी। अंगूठी को देखते ही मानसी को बड़ी बेचैनी होने लगी। उसने अंगूठी को कसकर अपने मुट्ठी में जकड़ कर लिया और कुछ बातें हथौड़े की तरह उसके सिर पर पड़ रहे थे। कुछ पुरानी यादें उसके दिमाग में घूम रही थी। अविनाश, तुम कहाँ थे? तुमने कुछ जरूरी बात डिस्कशन करनी है, नई नबेली दुल्हन से शर्माते हुए मानसी ने कहा। क्या? वो डॉक्टर आशा ने मुझे खासतौर पर हिदायत दी है कि मैं कॉलेज ना जाऊं और आराम ज़्यादा करूं, वरना मिसकैरेज होने की अधिक चांस है। फिर तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? पता नहीं अभी। मानसी अविनाश को सिंपैथी के लिए उसके बाजुओं से जा लिपटी, लेकिन अविनाश ने उसके हाथ झटकते हुए उसे किनारे कर दिया और कहा, इतनी जल्दी बेबी की क्या जरूरत थी? मैं तो कहता हूँ इसे अबॉर्ट करा दो, अब भी ज़्यादा समय नहीं बीता है। व्हाट? ये क्या बोल रहे हो तुम अविनाश? ये हमारा बच्चा है, हमारा पहला प्यार, हमारे प्यार की निशानी। कैसे मैं अपना बच्चा गिरा दूं, बताओ? पहली बार मानसी अविनाश पर चिल्लाई थी। इतनी जोर से बोलने पर वहाँ हाँफने भी लगी थी। उसकी उम्र शादी के हिसाब से काफी कम थी, उस पर से नाजुक सी उम्र में मातृत्व की जिम्मेदारी। तो फिर संभालो ये बच्चा, मैं नहीं संभाल सकता ये जिम्मेदारी। अविनाश टुटुक बोलकर वहां से निकल गया और मानसी हाँफती रही। वो तो उस समय पर घर पर काम वाली बाई आई, उसने मानसी को सहारा देकर बिस्तर पर सुलाया और उसी ने मानसी को घर पर फोन भी कर दिया। फोन पर जानकारी मिलने पर राजशेखर जी मानसी को अपने घर ले आए। लगभग 1.5 साल की शादी को तोड़कर और उसमें प्रेग्नेंट पत्नी को छोड़कर कोई कैसे जा सकता है? यह ना वो समझ पाए, ना ही सुजाता जी और ना ही मानसी। मानसी से शादी अपनी मर्जी से की थी और अपने मम्मी पापा पर दबाव डालकर, इसलिए वो किसी को दोष भी नहीं दे सकती थी। वो अविनाश के प्यार में पागल थी। अविनाश उस पर दिन रात विवाह के लिए दबाव रहता था। अविनाश उस पर दिन रात विवाह के लिए दबाव बनाता रहता था। मानसी के जिद के कारण राजशेखर जी को झुकना पड़ा। अविनाश के घर बार और जॉब प्रोफाइल देखकर राजशेखर जी मन मारकर हाँ बोल दिए थे। मानसी भी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी और लड़का भी डॉक्टरी पढ़ रहा था। दोनों का भविष्य सुखमय था। यह सोचकर उन्होंने भी शादी कर दिया था, लेकिन यह किसी को क्या पता था अविनाश के भीतर क्या चल रहा है। शादी के बाद अचानक इन 1.5 सालों में ऐसा क्या हो गया कि अविनाश घर छोड़कर चला गया? और कहाँ गया? ना कोई लड़ाई झगड़ा और ना ही कोई वाद विवाद।
फिर भी अविनाश के गुस्से के कारण ही नहीं समझ आ रहा था। उनका फ़ोन भी अनरीचेबल बता रहा था। ऐसा लगता था जैसे उसने फ़ोन भी चेंज कर दिया हो। उसके घर में यानी मानसी के ससुराल में भी बात कई बार राजशेखर जी ने बात कर इस विवाह को बचाने के लिए कोशिश किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ससुराल वाले भी बेटे से मिले थे, वो लोग उसी के साथ दे रहे थे, ना कि मानसी का। मानसी भी मानसिक हालत बहुत ही खराब हो गई थी। उसके बाद अचानक डाक से 6 पन्नों की डाइवोर्स लेटर अविनाश ने भेजे, जिसे देखकर मानसी बिल्कुल ही टूट गई। एक तो वो 6 महीने का कोख झेल रही थी और उस पर बेवजह तलाक का नोटिस। कोर्ट में भी अविनाश ने कई आरोप उसके चरित्र पर लगाया, यहाँ तक कि यह भी कह दिया कि बच्चा उसका नहीं है बल्कि मानसी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। दोनों के बीच तलाक हो गया। फिर किसी से ये बात पता चली कि अविनाश अपने मामा जी के पास कनाडा चला गया है और वहीं से वह मेडिकल की पढ़ाई करेगा। उसके मामा जी ने उसका विवाह पहले से तय कर रखा था उसने दोस्त की बेटी के साथ, जिसके कारण उसने मानसी को तलाक देकर वहां से चला गया। राजशेखर जी चाहते तो वो मानसी के ससुराल वाले को जेल भिजवा सकते थे, लेकिन इनसे मानसी की बदनामी होती, इसलिए राजशेखर जी ने चुप ही रह गए और चुपचाप तलाक लेकर बैठ गए। अगले 4 महीनों में मानसी एक छोटी सी बच्ची को जन्म देकर एक बच्ची की मम्मी भी बन चुकी थी, लेकिन ये समय मानसी लगभग पागलों जैसी ही हो गई थी। उसकी शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्थिति ठीक नहीं थी। डॉक्टरों ने अथक प्रयास कर मानसी और उसकी बच्ची को बचाया था। मिंकी ने पालने का जिम्मा सुजाता जी ने ले लिया था। मानसी को तो होश ही नहीं था कि वो एक बच्ची की मम्मी भी बन चुकी है। अपने मम्मा पापा और तमाम डॉक्टर्स के कारण वो आज जीवित है, वरना ना तो मानसी जीवित रहती और ना ही मिंकी। मानसी तुम कहाँ हो? उसके साथी मित्र ध्रुव ने उसके कंधे को झिंझोड़ा। तब जाकर मानसी की वर्तमान में लौट आई। लगभग 5-6 साल पहले घटी घटना को आज भी उसका वजूद हिला दिया था। मानसी की आंखें भर आई थी। ध्रुव ये देखकर सकपका गया। उसने कहा, मानसी तुम रो रही हो, क्यों? मानसी ने अपनी मुट्ठी खोली और उसने अविनाश की हुई अंगूठी दी। ध्रुव ये देखकर चिढ़ गया। उसने चिढ़ते हुए कहा, क्यों उस कमीने को याद करती हो? जब उसने अब तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रह गया है, उसे याद करके कोई फायदा नहीं है। उसे मरने दे, तू अपना काम कर, चल तुझे डॉक्टर राजन बुला रहे हैं। तू सही है यार, लेकिन मेरी जिंदगी में एक कड़ी उसने जुड़ी हुई है, मानसी ने कहा। ध्रुव ने कहा, अंगूठी मुझे दे दो तो मैं देखता हूँ। ध्रुव ने उसके हाथों से अंगूठी ले लिया और दूर बाहर फेंक दिया। तब जाकर मानसी संभली, तब तक अंगूठी दूर जा गिरी थी। ध्रुव ने अंगूठी फेंका था, उधर ऊंचे ऊंचे घास अटे पड़े थे, उसमें अंगूठी ढूंढना संभव नहीं था। मानसी ध्रुव को देखती रही, फिर बोली, ये तुमने क्या किया ध्रुव? ध्रुव ने कहा, यह एक बहुत ही दुखद एपिसोड है तुम्हारे लाइफ का, इसे भूल जाओ। ध्रुव कुछ क्षण रुका और फिर आगे कहा, और भूल जाने की में ही भलाई है, नए सारे जिंदगी की तलाश करो मानसी। मानसी अटक कर कही, वह बुदबुदाई, एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करूं? दिस इज ओनली अ जोक। तभी ध्रुव ने फिर याद दिलाया, राजन सर ने सभी स्टूडेंट के स्टाफ रूम में बुला रहे हैं, चलो ध्रुव मैं आती हूँ, मानसी ने कहा और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई अपना चेहरा धोने के लिए। सारे स्टूडेंट आ गए, परीक्षा के डेट्स आ गए हैं। आई होप आप सभी प्रिपरेशन अच्छी ही होगी। आप सब मेरी और इस कॉलेज का सम्मान बनाए रखना। वो मुस्कुराया। उसने आगे कहा, आपसे तो ये उम्मीद कर सकता हूँ, इसके बाद आपके और मेरे रास्ते अलग हो जाएंगे। होप फॉर ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सर, सभी स्टूडेंट बोले। राजन वहां से चला गया। बाकी सभी 8-10 बच्चे वहीं खड़े रहे। उन्होंने एक दूसरे को गुड लक बोला और कहा, हम सबकी एक स्वीट मेमोरी होनी चाहिए ना कॉलेज से लीव होने के लिए। चलो आज एक साथ थोड़ा एंजॉय करते हैं, कैंटीन चलते हैं। अस्पताल, कॉलेज की कैंटीन कम एक मिनी होटल ही था। सब लोग वहां थोड़ी देर बैठकर गपशप किया, फोटोज और सेल्फी ली और हल्के रिफ्रेशमेंट लेकर वहां से निकल गए। मधु और मानसी भी अब घर निकलने के लिए तैयारी करने लगी। मधु ने मानसी से कहा, बस कुछ दिन और फिर हम दोनों की राहें बिल्कुल अलग हो जाएगी, हमारी दोस्ती टूट जाएगी। मानसी ने कहा, मधु ऐसा मत बोल, मेरी लाइफ में तू ही है जो मेरी स्ट्रॉन्ग पावर है। तुझे देखकर तो मैं बड़ी बड़ी रिस्क ले लेती हूँ। अगर तू दूर हो गई तो उसकी आंखें नम हो गई। तुम भी मेरे लिए बहुत ही खास है मानसी। तुम्हें देखकर मैं भी बहुत कुछ भूल जाती हूँ।
जब मेरे मम्मी पापा को डिवोर्स हुआ था और हम दोनों बहनों को अलग अलग कर दिया गया, तुमने मुझे कितना संभाला था। तब से तुम्हारे अंदर मुझे मिस्ट्री नजर आती है। हम दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि हम एक दूसरे को ना ही भूलेंगे और ना ही छोड़ेंगे, मधु ने कहा। मानसी ने कहा, कभी कभी ऐसा लगता है मेरी जिंदगी ठहर गई है, जिंदगी में कुछ भी नहीं, डिप्रेशन सा होने लगता है। कल को मिंकी बड़ी हो जाएगी, फिर ब्याह कर अपने घर ही जाएगी, तो फिर मेरे पास क्या बचेगा। मधु ने कहा, बहुत कुछ बचेगा, उसकी चिंता मत कर, आज से तैयारी तो शुरू कर और मैं भी करती हूँ। एक अच्छी सी नौकरी ढूंढना और उसके लिए अथक प्रयास में जुट जाना। मानसी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, और फिर तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का भी ढूंढना है। मधु हंसने लगी, हाँ, तुम्हारे लिए भी एक अच्छा सा लड़का ढूंढना है। हम दोनों अच्छे पड़ोसी बनकर एक साथ रहेंगे, एक ही जगह। मानसी ने हंसते हुए कहा, गुड आइडिया। दोनों अपने घर के पास पहुंच गई थी। आप दोनों ने एक दूसरे को बाय बोलकर अपने अपने घर चली गई। मानसी जैसे ही घर के भीतर आई, सुजाता जी गुनगुनाते हुए कपड़े तैयार रही थी। अलमारी खुली हुई थी और उसमें अच्छे अच्छे कपड़े निकाल रही थी। मानसी चौंक गई। उसने कहा, अम्मा ये सब क्या है, ये कपड़े क्यों निकाल रही हो। सुजाता जी ने कहा, तेरी अर्चना मौसी बेटे की शादी तय हो गई है, इसी महीने 30 तारीख को है। हम सब दिल्ली चल रहे हैं, तू भी अपने कपड़े तैयार कर ले। मानसी, मैं तो नहीं जा पाऊंगी अम्मा। क्यों भला। सुजाता जी थोड़ा चौंकी, क्योंकि मेरे एग्जाम के डेट्स आ गए हैं, वो भी इसी महीने में है। सुजाता जी थोड़ी सी उदास हो गई, फिर तू कैसे आएगी। तब मैं भी नहीं जाती। नहीं अम्मा, तुम चली जाओ, तुम्हारा भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। राजशेखर जी तभी घर में आए। उन्होंने आवाज देते हुए कहा, सुजाता। सुजाता जी ने कहा, हाँ जी, अभी आई। राजशेखर जी ड्राइंग रूम में अपने हाथों में कागजों का फुलंदा लिए थे। उन्होंने कहा, मेरे रिटायरमेंट का सब कुछ फाइनल हो गया है। अब अगले हफ्ते मुझे कॉलेज में ऑफिस में जाना है, जहां से मुझे लिखित रूप में रिटायरमेंट की एग्रीमेंट मिल जाएगी और फिर सभी रिटायरमेंट के फंड भी आने शुरू होंगे। राजशेखर जी ने फिर से कहा, एक रिक्ता सी आ जाएगी। अब मैं सोच रहा हूँ अब कोई कोचिंग ज्वाइन कर लूँ, जहाँ बच्चों को पढ़ा सकूँ, ताकि साइड से कुछ इनकम भी आने लगे। मानसी पीछे खड़ी अपने पिता के बात सुन रही थी। उसने कहा, पापा, आप एक किताब लिखिए और उसे पब्लिश कराइए। आज तक जो आपने पढ़ाया है उसे पेपर बैक बनाकर सभी लोगों को तक कॉमन कीजिए। इससे आने वाले सभी स्टूडेंट को फायदा होगा और उसके साथ ही आपका इनकम भी होने लगेगा। राजशेखर जी ये सुनकर मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, देखो सुजाता, मेरी होनहार बेटी कितना अच्छा मुझे सजेशन देती है। फिर उन्होंने मानसी से कहा, दैट इज वेरी नाइस आइडिया गुड्डी, मैं इस पर जरूर वर्क करूंगा। मानसी मुस्कुराने लगी। उसने कहा, पापा, मेरे भी एग्जाम के डेट्स आ चुके हैं। मैं भी सोच रही हूँ कि मैं फेसबुक पर अपना एक पेज बनाऊं और अपना एक ब्लॉग भी शुरू कर दूं, जिससे दांतें और उससे जुड़ी बीमारियों और सॉल्यूशन के बारे में अच्छी जानकारी हो। राजशेखर जी ने कहा, वेरी गुड, वेरी नाइस बेटा, जरूर ये काम करो। सुजाता जी ने कहा, सुनिए जी, अर्चना के बेटे की शादी तय हो गई है, वहाँ हम सबको दिल्ली बुला रही है। राजशेखर जी ने खुशी होकर कहा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। कब की है शादी। इसी महीने 30 तारीख। राजशेखर, अच्छा है, रिटायरमेंट के बाद थोड़ा अच्छा चेंज मिल जाएगा। हाँ चलो, मैं आज ही जल्दी से टिकट कटा लेता हूँ। मानसी ने कहा, पापा, मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरे एग्जाम है। राजशेखर जी ने कहा, ओह, फिर क्या मजा आएगा। सुजाता जी ने भी यही कहा, बिना गुड्डी के शादी का क्या मजा आएगा, छोड़ देते हैं। नहीं अम्मा, छोटी मौसी को बुरा लगेगा और फिर वहाँ तो एक ही शादी होगी, सुब्बू की। फिर और कौन है जिसकी शादी में जाना हो पाएगा। आप दोनों चले जाओ, मैं यहाँ एग्जाम से प्रिपेरेंस करती रहूंगी। मौसी से मेरी तरफ से माफी मांग लेना। हाँ गुड्डी सही बोल रही है, राजशेखर जी ने कहा। अर्चना की एक ही तो बेटा है और फिर हम नहीं आए तो वो बेवजह रिश्ता खराब हो जाएगा। गुड्डी, कोई बात नहीं, तुम एग्जाम दे लो, फिर मैं तुम्हें दिल्ली घुमा लाऊंगा। वाओ, मार्बल्स आइडिया पापा, 100% श्योर। राजशेखर जी भी मुस्कुरा दिए। मानसी अपने एग्जाम की तैयारी कर रही थी। उधर सुजाता जी और राजशेखर जी मिंकी को लेकर दिल्ली पहुंच चुके थे। सुजाता जी की छोटी बहन अर्चना दिल्ली में ही रहती थी। उसके पति भी रिटायर करने वाले थे। उनका एक ही बेटा था, विकास, जो गूगल के अच्छे पद पर नौकरी करता था। अभी कुछ दिन पहले ही उसे प्रमोशन मिला था और उसके साथ ही थाईलैंड में परमानेंट प्लेसमेंट थी। वह सिर्फ शादी के लिए ही इंडिया आने वाला था। पहले अर्चना जी इस बात पर यकीन नहीं था विकास उसकी पसंद की हुई लड़की से शादी करेगा, लेकिन जब विकास अपने मम्मी की पसंद से शादी करने के लिए राजी हो गया तो
अर्चना जी की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अर्चना जी बड़े ही शौक से शादी की तैयारियां कर रही थी। लड़की का नाम सुचित्रा था। वो पैसे से फैशन डिजाइनर थी। वो फिलहाल अपना बुटीक चला रही थी। अर्चना और उनके पति विक्रम दोनों ही शादी के कार्ड में हल्दी का टिक्का और रोली के छोटी देकर सबसे पहले कार्ड भगवान गणेश को चरणों में चढ़ाया और फिर सभी परिचित को बांटने की तैयारी करने लगे। कुछ ज्यादा ही करीब लोगों के लिए कार्ड के हार्ड कॉपी थे और बाकी सभी के लिए डिजिटल कार्ड। विघ्नहर्ता गणपति जी को अर्पण करने के बाद अर्चना जी और विक्रम जी ने कार्ड राजशेखर जी को दिखाया। राजशेखर जी ने कार्ड देखकर कहा, अच्छी लड़की का नाम तो सुचित्रा है। क्या करती है सुचित्रा? अर्चना जी बहुत अच्छी ड्रेस डिजाइनर है। अपना खुद का बुटीक खोल चुकी है। पहले किसी और के साथ पार्टनरशिप में थी लेकिन अब अपना खोल ली है। वह थोड़ा रुककर उत्साह में बोली, आपको पता है सुजाता जी, और तो आप अपने फेरों के लिए लहंगा भी खुद ही डिजाइन कर रही है। राजशेखर जी हंसने लगे। अच्छी बात है, नाम भी सुचित्रा है, काम भी अच्छे ही होंगे ना? सुजाता जी ने पूछा। छोटी फिर ये डिजाइनर बहू कहाँ से खोज निकाली? अर्चना जी ने कहा, ये मेरे सखी की बेटी है। पहले ये लोग हमारे पड़ोस में ही थे। जब हमने यहाँ फ्लैट में लिया है वो लोग भी दूसरे जगह फ्लैट लेकर चले गए। उसके बचपन से ही मुझे विकास के लिए पसंद आ गई थी, पर आजकल के बच्चे। वो थोड़ा रुकी फिर हंसकर कहने लगी, सुब्बू, विकास जब विदेश जा रहा था तभी मुझे यकीन नहीं था कि वो मेरे पसंद से शादी करेगा, लेकिन जब उसने अपनी शादी का सारा जिम्मा मेरे ऊपर छोड़ दिया तब मैंने उसकी मम्मी से बात की। सब लोगों इस शादी से बहुत ही खुश है। सुजाता जी ने कहा, खुश नहीं होंगे क्या? बैठे बैठे लखपति दामाद मिल गया। अर्चना जी ने कहा, हाँ वो तो सही है, लेकिन लड़की भी बहुत अच्छी है, बहुत ही सुंदर है, सुशील भी और समझदार भी, घर बार संभालने वाली, ऊपर से अपनी जात वाली भी। हाँ ये तो बड़ी ही अच्छी बात है छोटी, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता है ना? सुजाता जी ने लंबी सांस ली और कहा, मेरी गुडी का क्या कमी है? वह भी तो पढ़ी लिखी और सुंदरता से धन्यवान है, फिर भी देखो उसकी किस्मत। और तुम अपना फ्रस्ट्रेशन मत निकालो ऐसे, राजशेखर जी बोले। सबकी अपनी अपनी किस्मत। अब मैं भी रिटायर हो चुका हूँ, बस बिटिया की BDS अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा जीजा जी, आप टेंशन मत लीजिए। अर्चना जी ने कहा। विक्रम जी ने कहा, मैं तो ये कहता हूँ कि जीजा जी आप भी रिटायर हो चुके हैं, आप दिल्ली आ जाइए और यही फ्लैट ले लीजिए। दिल्ली में दसियों काम मिलते रहेंगे। आप अपना कोचिंग सेंटर खोल लीजिएगा। गुडी को भी यहाँ ले आइए, यहाँ इतने अस्पताल है, अच्छी सैलरी में जॉब मिल जाएगा, और चाहे तो अपना क्लिनिक भी खोल सकती है। और दीदी सुचित्रा ने अपनी बुटीक है, आप भी बहुत अच्छी सिलाई करते हो, आपको भी काम मिल जाएगा। अर्चना जी ने सुजाता जी से कहा। सुजाता जी हंसने लगी। उन्होंने कहा, छोटी तुम मुझे शादी में बुलवाई हो या फिर दिल्ली बुलाकर बसाने? अर्चना जी ने कहा, दीदी अब क्या रखा है हमारी जिंदगी में? जीजा जी रिटायर कर गए, विक्रम जी अगले साल रिटायर हो जाएंगे, फिर हम बिल्कुल अकेले। विकास कल शाम को आएगा और फिर विवाह कर थाईलैंड वापस। कल को गुडी अच्छी जॉब पकड़ ले, बस उसकी अपनी दुनिया हो जाएगी, फिर हमारा क्या होगा? हम लोग जब तक जिंदा है एक साथ रहे तो अच्छा नहीं होता क्या? राजशेखर जी को उनकी बात जच गई। उन्होंने कहा, यहाँ फ्लैट कितने का पड़ेगा? अर्चना जी ने पति विक्रम जी ने भी यही कहा। भाई साहब आप चाहते हो तो मैं ऊपर वाला फ्लोर खाली हो रहा है, मैं आपके लिए बात करूं, बहुत ही रिजनेबल प्राइस है। 30 लाख के आसपास में आपको वेल फर्निश्ड घर मिल जाएगा। सुजाता जी ने भी यह आइडिया पसंद आ गया। उन्होंने कहा, यदि आपको घर पसंद आता है तो आप ऊपर वाला फ्लोर ही ले लेना, और नहीं तो फिर यहाँ नोएडा स्टेशन में, ग्रेटर नोएडा में, गाजियाबाद में भी फ्लैट का कोई ऑप्शन है और बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस है। शाम को अनाफानन में विक्रम ने फ्लैट को मालिक से बात किया। मकान मालिक फ्लैट देने के लिए राजी हो गया। शादी की रस्म शुरू होने से पहले राजशेखर ने विक्रम जी के ऊपर वाला फ्लोर खरीद लिया। मामूली गृह प्रवेश की कुछ रस्मों के साथ ही घर का गृह प्रवेश भी हो गया। दूसरे दिन से शादी की रस्में शुरू होने वाली थी। मामूली गृह प्रवेश के कुछ रस्मों के साथ
घर का गृह प्रवेश भी हो गया। दूसरे दिन से शादी की रस्में शुरू होने वाली थी। एक सामुदायिक भवन में शादी के लिए ठीक किया गया था। वहीं एक फ्लोर में लड़की वाले और दूसरी में लड़के वाले इकट्ठे हुए थे। कल मेहंदी और हल्दी दोनों ही रस्में होने वाली थी और परसों शुभ विवाह। सामुदायिक भवन में सब लोग पहुंच रहे थे। अर्चना जी भी, उनके रिश्तेदार, दोस्त सब इकट्ठे होते जा रहे थे, लेकिन वह नहीं आया था जिसकी शादी होने वाली थी। अर्चना जी बराबर विकास अपने बेटे को फोन लगा रही थी। फ्लाइट में बैठा है या नहीं, फ्लाइट डिले तो नहीं है, सब कुशल मंगल है ना, चल गणपति बप्पा मोरया, जय गणपति रक्षा कर सुब्बू की, ठीक से आना बेटा। दूसरे दिन शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। लगभग 10 से 12 घंटे फ्लाइट के सफर कर विकास अब भारत की धरती पर उतर चुका था। राजशेखर जी, विक्रम जी और विकास के चाचा और बुआ एयरपोर्ट पहुंचे थे। शुरू में देश की राजधानी जम्मा और पला बड़ा होने के बावजूद विकास का अंतरात्मा ही नम्र प्रकृति का युवक था। उसने हमारे देश भारत के और अपने कुल के संस्कार भरे पड़े थे। अब जब विदेश में ही वो एक बहुत ही हैंडसम से सैलरी के काम कर रहा था, तब भी उसके अपने माँ बाप पर ही अपने विवाह का जिम्मा सौंप दिया था। एयरपोर्ट से बाहर आते हुए उसने सभी बड़ों के पैर छूकर प्रणाम किया। सबने उसे शादी के लिए ढेरों बधाई दिया। विकास ने मुस्कुराया, सबको थैंक यू कहा। उसके बाद वो सब एक साथ घर आ गए। घर पर आरती की थाल सजाकर उसकी मम्मी अर्चना जी इंतजार कर रही थी। उन्होंने विकास की आरती उतारकर उसके कान के पीछे नजर का टीका लगाकर उसे घर के प्रवेश करने को लिए कहा। फिर उसे सीधे पूजा घर में ले गए। पूजा घर में प्रणाम करने के बाद उसे गर्मा गर्म चाय और कुछ स्नैक्स खाने को दिया और कहा, फटाफट तुम नहा लो बेटा, फिर हमें फार्म हाउस पे जाना है। शादी की सारी रस्में वहीं से होंगे। ठीक है मम्मी, विकास ने कहा। उसने जल्दी से चाय पिया और फिर फ्रेश होने के लिए चला गया। नहा धोकर सब लोग फार्म हाउस के लिए निकल गए। वधू पक्ष भी आज वहाँ मेहंदी, संगीत और हल्दी की रस्म होने वाली थी। दोनों पक्षों के लोग साथ ही साथ मेहंदी की रस्में करने वाले थे। एक और में लड़की वाले ठहरे थे और दूसरी तरफ लड़के वाले। दोनों पक्ष एक साथ सारे रस्म पूरी कर रहे थे। संगीत के लिए एक बेहतरीन ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में बुलवाया गया था। गीत, संगीत और नाच सब चल रहा था। सबके खाने पीने का भी इंतजाम था। चॉकलेट, मार्केटेल और सर्विस स्नैक चल रहे थे। हरे रंग के अनारकली लहंगा में सुचित्रा बहुत ही प्यारी लग रही थी और हल्के हरे रंग के शेरवानी कुर्ते में विकास भी किसी हैंडसम हीरो से कम नहीं लग रहा था। अपनी आंखों के कोने से कई बार विकास अपनी होने वाली दुल्हनिया सुचित्रा को देखता और मुस्कुरा दिया। सुचित्रा भी चारों चोरी से देखती और मुस्कुरा देती। दोनों बचपन से ही साथ पढ़े हुए थे, खेलते कूदते साथ बड़े हुए थे, लेकिन फिर दोनों की पढ़ाई अलग हुई और फिर घर और फिर साथ भी। जब विकास को उसकी मम्मी अर्चना जी ने सुचित्रा के साथ रिश्ते के लिए कहा तो विकास ना नहीं बोल पाया। वो अपनी मम्मी का कोई बात नहीं टाल पाता था। आज उसे लग रहा था कि उसने हाँ कर कोई गलती नहीं की। सुचित्रा बिल्कुल परी की तरह ही लग रही थी। थोड़ी देर बाद जब उसके हाथ और पैरों में मेहंदी रच गई, तब सबने उसे स्टेज पर बुलाया। सब लोग साथ साथ डांस करने लगे। ऑर्केस्ट्रा की धूम मची थी, बस एंजॉय कर रहे थे। विकास और सुचित्रा दोनों के हाथों में लगन की मेहंदी लग चुकी थी। अब मुहूर्त में हल्दी की रस्म होने वाली थी। पहले विकास को एक पीढ़ी पर बैठाकर मंत्रोच्चार और साथ में हल्दी लगाया गया। फिर उसके सिर पर लगातार थोड़ी सी हल्दी में और दूसरी हल्दी, चंदन और अन्य उपटन के सामग्री मिलाकर सुचित्रा को भेजा गया। सुचित्रा को भी हल्दी लग गई। अब थोड़ी देर बाद संगीत शुरू होने वाला था। दोनों दूल्हा दुल्हन स्नान कर तैयार होने लग गए थे। संगीत में सुचित्रा जी के नीले रंग के वेलवेट का गाउन पहना था, जिसमें आरी सकोरकी और जरी से गाढ़ा वर्क किया गया था। विकास ने भी सफेद रंग के शेरवानी पैजामा पहना था, ऊपर से वेलवेट का हाफ जैकेट डाल रखा था। उसमें भी अमेरिकन डायमंड का स्टोन लगाए गए थे। सुमित्रा पर हल्दी का खास रंग चढ़ गया था। मेहंदी भी अपना गहरा सुर्ख रंग छोड़ गई थी। जश्न का माहौल था। सब यंगस्ट धुनों और ऑर्केस्ट्रा के गीत के थिरक रहे थे। विकास और सुचित्रा दोनों एक साथ बैठकर संगीत का आनंद ले रहे थे। सामने गाना बज रहा था, कच्ची डोरियों से
अर्चना जी बीच में आ पड़ी। ना हमारी पसंद के भी गाना बजेंगे। उन्होंने जबरदस्ती रेट्रोज के गाने लगवाए और सबको बुलवाया डांस करने के लिए। अब गाना बजने लगा। सब लोग मिलकर गाने को एंजॉय कर रहे थे। विकास ने सुचित्रा की आंखों में देखा और उसके हाथों में अपने हाथों से दबाकर पकड़ लिया। बचपन से ही दोनों में दोस्ती थी, लेकिन अब दोनों एक बनने जा रहे थे। सगाई के बाद दोनों अक्सर बतियाते रहते भी थे। विकास ने धीरे से कहा, हैप्पी हो? बस वेरी हैप्पी। यस वेरी हैप्पी, सुचित्रा ने कहा। विकास मुस्कुरा दिया। उसने कहा, हमारी नई कहानी शुरू होने जा रही है। मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच के रिश्ते हमेशा ही मजबूत और सुलझा हुआ रहे। ना तुम कभी अपनी कोई भी बात मुझसे छिपाओगी और ना ही मैं, चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों नहीं हो। हम एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करेंगे। यस सुबू, ऑलवेज आई प्रॉमिस, सुचित्रा ने भी मुस्कुराकर कहा। विकास तो अपनी मम्मी को पसंद पर आज राजामंदी दे दिया था, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि सुचित्रा के मन ही मन विकास को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। उसके भीतर यह कॉलेज के समय से ही बस वो किसी के सामने जाहिर नहीं कर पाई थी। हाय कितना सोना जुड़ी है अर्चना तेरे पुतन। हाय मैं मर जावा। पड़ोसी आंटी तोसी जी ने आकर दोनों को बुलाए लेते हुए बोल रही थी। नन्ही सी मिंकी ये सब देख रही थी। गीत संगीत और डांस के मजे भी ले रही थी, लेकिन उसे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था। वो सुबू मामा बराबर अपने ड्रेस चेंज कर क्या कर रहे हैं। उसने बहुत ही मासूमियत से राजशेखर जी से उसके बारे में पूछा तो राजशेखर जी ने कहा, मिंकी तेरे सुबू मामा की शादी हो रही है। अच्छा, क्या शादी ऐसे होती है? ओ नो, मम्मा की शादी भी ऐसे ही हुई थी। राजशेखर जी को कुछ कहते हुए नहीं बना तो उन्होंने कहा, हाँ मिंकी ऐसे ही हुई थी। तब से मिंकी के भीतर एक कौतूहल सा आ गया था। वो अपनी मम्मी से इस बात का क्लियरिफाई कर लेना चाहती थी। संगीत के बाद एक शानदार डिनर था। डिनर के बाद सब लोग अपनी अपनी मंडली बनाकर गप्पे कर रहे थे। तभी सुजाता जी का मोबाइल बजने लगा। हेलो मम्मा, मैं तो मिंकी बोल रही हूँ मम्मा। मानसी ने सुजाता जी के पास डेली रूटीन वाला कॉल किया तो फोन मिंकी ने उठाया। मिंकी ने मानसी को कई प्रश्न पूछने शुरू कर दिए। मम्मी, सुबू मामा की शादी हो रही है, आपको पता है? उनको हाथों में हीना से कलर किया गया, फिर टॉर्मेटिक से उसने नहलाया गया। मानसी ये सुनकर हंसने लगी। मिंकी ने बहुत ही संदेश से पूछा, मम्मा आपकी मैरिज भी ऐसी ही हुई थी? कुछ पल के लिए मानसी जड़ हो गई। फिर उसने कहा, हाँ बेटा, ऐसे ही सबकी शादी ऐसे ही होती है। ओ मम्मा डर्टी, ओ आई डोंट लाइक दिस। वो अपनी नाक पर उंगली रखते हुए बोली। ओके, डोंट बी सिली, नो नीड जोक। मानसी ने कहा, मिंकू नानू नानी के तंग मत करना। असली वाली शादी कल होगी। आज टाइम पर सो जाओ ताकि कल फुली एंजॉय करो। स्वीट ड्रीम्स गुड गर्ल, बाय। सुबह से ही शादी का गहमागहमी शुरू हो गई थी। मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। शादी के दसियों काम और उस पर कई तरह के निरीक्षण करते हुए दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। शाम 8 बजे जयमाला का और उसके बाद 9 बजे फेरों का टाइम दिया था। मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। चीकू उठ जाओ, अब याद है ना आज तुम्हारी शादी है, अब जल्दी से उठ जाओ और तैयार हो। सुचित्रा की मम्मी ने उसे उठाते हुए कहा। सुचित्रा हड़बड़ा कर बैठी। घर में सब लोग प्यार से उसे चीकू बोलते थे। उसने अपने हाथों को देखा। उसने हाथों में मेहंदी की सुर्ख रंग पूरी तरह से चढ़ गया था। उसमें से मेहंदी की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। हल्दी का उपटन से उसका गोरा रंग और भी कुंदन हो गया था। मेहंदी और हल्दी की खुशबू में वो आज अपने आप को बहुत ही अलग महसूस कर रही थी। शादी जितना खूबसूरत शब्द है उतना ही एक छलावा भी। एक लड़की जहाँ वो जन्म लेती है और जहाँ उसका बचपन बीतता है वो हमेशा के लिए पराया हो जाता है। ये एक बहुत ही टचिंग समय होता है जिसमें मायके और ससुराल वालों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और सबसे बड़ी बात, जिसके हाथों में वो अपना हाथ देकर उनके लिए अपनी जिंदगी सौंप देगी, उसे सचमुच में उसका हमसफर होना चाहिए। सुचित्रा विकास के बारे में सोचकर मुस्कुरा दी। विकास का नाम उसकी हथेलिया में लिखा था। उसने अपनी हथेलियों से अपना चेहरा ढक लिया। विकास के दोस्त अर्चना जी और विक्रम जी सबको दोस्त
रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था। तभी एक सफेद हुंडो कार आकर रुकी, जिसमें से एक लंबा सा सुंदर युवक उतरा। उसे देखते ही विकास का चेहरा खिल उठा। वह लपक कर उसकी तरफ बढ़ गया और उसे गले लगा लिया। उस व्यक्ति ने भी विकास को पीठ ठोकर शाबाशी दी और बधाई भी दिया। उसके चेहरे पर यह गंभीर सी मुस्कुराहट थी। सुजाता जी ने उसे देख ही जा रही थी। उनके दिल में एक कसक सी उठी, काश ऐसा लड़का हमारी गुड्डी को मिला होता तो कितना अच्छा होता। विकास उसे हाथ पकड़े हुए ऊपर लाकर आया और सबसे परिचय कराते हुए, मम्मी, मौसा, बुआ, सब लोग, इनसे मिलिए। ये मेरा सबसे खास दोस्त है। यही है जिसने मुझे आज तक कंट्रोल किया है, सही रास्ता दिखाया है, हमेशा ही अच्छा करने के लिए मोटिवेट किया। आज एक बड़ी कंपनी की सीईओ बन चुका है। इसी ने मुझे कभी गाइड किया था। जब मैं एमबीए कर रहा था तब गेस्ट टीचर बनकर हम लोगों को लेक्चर देता था। आज अपनी मेहनत से मुझे पर वेलवेट टच का काल्पनिक नाम सीईओ बन गया है। इनसे मिलो, इनका नाम है मन्नत वर्मा। सुजाता जी ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। मन्नत ने उनके पैर छूकर प्रणाम किया और कहा, आप मुझे हाथ क्यों जोड़ रही है? मैं तो आपकी बेटे ही तरह हूँ। सुजाता जी ने संकोच में भर आ गई। इतना बड़ा आदमी और इतना सरल, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। मन्नत 10 मिनट में सबसे घुल मिल गया। शादी के सारे काम की देखरेख करता जा रहा था और सबको सलाह भी देता जा रहा था। मन्नत विकास के बड़े भाई की तरह, वह घर के बड़े लड़के की तरह सारा काम कर रहा था। 7:30 बजने वाले थे और जयमाला का समय होने जा रहा था। लड़की वाले के मुहूर्त का समय भिजवाया था। विक्रम जी सबको हड़बड़ा रहे थे। विकास क्रीम और ऑफ क्रीम कलर की 3 पीस सूट और सनसवार तैयार था। अब चमार की तैयारी होने लगी थी। बैंड बाजा जोर जोर से बजने लगा था। शादी के लिए नहीं, शादी कहाँ से हो, जयमाला के लिए अब सब लोग निकलने लगे थे। फार्म हाउस के खुले मैदान में ही जयमाला का इंतजाम किया गया था। एक बड़ा सा स्टेज बनाया गया था जिसमें 2 आलीशान कुर्सियां रखी हुई थी जिसमें दूल्हा दुल्हन को बैठना था। फार्म हाउस से दूसरे कोने में एक मंडप बना हुआ था जहाँ दोनों को फेरे लेने थे। जयमाला के लिए विकास अपने परिवार के साथ जयमाला स्टेज पर पहुंच गया, जहाँ सुचित्रा जी की मम्मी राखी जी और उनके पति चाणक्य जी ने पहले विकास की आरती उतारी, फिर काजल का टीका लगाया। पान के पत्ते से नजर उतारकर उसे जयमाला के स्टेज पर ले गए। जोर शोर से गाना बज रहा था। गाने के साथ सब डांस भी चल रहे थे। 6 लड़कियां अपने हाथों में बनारसी चांदनी के कपड़ों चली आ रही थी। उस चांदनी के नीचे सुचित्रा हरे रंग के कलीदार लहंगा और लाल चुनर में सजी धजी उसके लिए सामने से आ रही थी। हरे और लाल रंग के कॉम्बिनेशन में उसके रंग को और भी निखार दिया था। विकास अपनी दुल्हन को देखकर ही रह गया। जयमाला का गाना बज रहा था। जयमाला के स्टेज पर दोनों के हाथों में फूलों का माला दे दिया गया। सुब्बू, अपना सिर नहीं झुकाना भाई, अपना सिर सीधा रखो। भाभी, आप ऊपर उठाकर भैया के गले में जयमाला डालिए। शोर शराबे में मस्ती भरे नोकझोंक के बाद सुचित्रा ने विकास के गले में जयमाला डाल दिया। फिर विकास ने भी सुमित्रा के गले में माला डाल दिया। म्यूजिक जोर शोर से बजने लगे। सबको तालियां बजने लगे। खुशी खुशी जयमाला संपन्न हो गया था। 1-1.5 घंटे का समय था। उसी बीच सबको खाने पीने का प्रबंध किया गया था। चीकू दी, हमें तो जीजू से अच्छी खासी नेक चाहिए। आप बीच में कुछ बोलना मत, हम लोग जाएंगे जूता चोरी करने, सुचित्रा की कॉजन सिस्टर ने सुचित्रा से कहा तो सुचित्रा मुस्कुरा दी। विकास फेरों के लिए मंडप की ओर गया। उसके जूते उसकी सालियों ने चोरी कर छुपा दिया। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण के साथ कन्यादान के सारे रस्म निभाते हुए शादी के सारे रस्म पूरे किए। फेरों के बाद जब शादी संपन्न हुई तो वर वधू को कोहबर में ले जाने के लिए कहा गया। विकास उठकर अपने जूते ही ढूंढ रहा था। उसे लगा कि उसके जूते चोरी हो गए हैं। असलियत सुचित्रा को पता था। वह घूंघट में मुस्कुरा रही थी। विकास परेशान हो गया। तब उसके सालियों ने कहा, जीजाजी, आपके जूते हमने छुपा दिए हैं। विकास हैरान हो गया। वो बोला, आपने छुपाया है, भला क्यों? फिर उसे याद आया कि ये शादी के हिस्से होते हैं। सालियों, क्या दादागिरी, बदले में आपको हमें नेक देना होगा। पहले
कैश फिर जूते। सब खिलखिलाकर हंसने लगी। उनकी बात सुनकर विकास भी हंसने लगा। उसने अच्छी खासी रकम अपने सालियों को दिया। सालियों ने उसके जूते वापस कर दिया। सब लोग पार्टी हॉल में एकत्रित हो गए। भांति भांति के पकवान तैयार थे। डीजे की मधुर धुन बज रही थी। सब लोग भोजन का आनंद ले रहे थे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में विदाई का मुहूर्त था, इसलिए भोजन के बाद सब विश्राम के लिए चले गए।